Hello students, hope you all are doing great. My name is Babli. I am an assistant professor. आज आपकी जो इकोनॉमिक्स की है वो तीसरी क्लास है जो कि आपके मेन सेक्शन वाली है। हरियाणा इकोनॉमी की आपकी 2 क्लासें चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। सबसे पहली जो इकोनॉमिक्स की मेंस क्लास में हमने वो किया था कि आपका हमने ओवरव्यू देखा था कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने किया था। सेकंड में हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था और आज हम क्या करेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है और आपका स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का। जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस वाइज हम मूव करते जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके का आपका नेचर है इकोनॉमिक्स का। नेचर यानी कि इकोनॉमिक्स आपका साइंस है, आर्ट है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो आपका सोशल साइंसेज में आता है। तो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स में जब रिसर्च हुई तो इकोनॉमिक्स का नेचर देखा है कि किस तरीके का उसका नेचर है और आपका उसका क्या नाम है स्कोप देखा है। स्कोप यानी कि उसमें फर्दर क्या गुंजाइश है, उसका फर्दर किस तरीके का स्कोप है, किस तरीके की इफेक्टिवनेस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो उसके स्कोप में आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम नेचर से शुरू करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट ने देखा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है या आर्ट है, कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस में कंसीडर करें या फिर आर्ट में कंसीडर करें। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमिक्स में क्या चीजें आती है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है वो हम अभी साथ ही साथ जब आगे स्लाइड्स में देख लेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले नेचर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेचर जब इकोनॉमिक्स को ये कह दें हम कि देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपकी स्लाइड में दिया हुआ इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। सबसे पहले ये वाली चीज उठा लें कि अगर साइंस है तो साइंस होने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, क्या चीजें होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स को हम साइंस में डालें तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हम देख लेंगे। अगर वो चीजें फुलफिल होती है तो उसको साइंस में डाल देंगे। आर्ट में होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले साइंस के लिए इकोनॉमिस्ट ने देखा कि साइंस अगर इकोनॉमिक साइंस में आता है तो साइंस के अंदर जो चीजें होती है ना, साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसके जो साइंटिफिक उसमें लॉज होते हैं। आपका उसमें जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक पर्टिकुलर टाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है नॉलेज का। तो इसके जो लॉ होते हैं ना साइंस के लॉ, वो वैलिडेटेड लॉज होते हैं और उनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश में वो अप्लाई हो जाएगा और दूसरे देश में नहीं होगा। उनकी यूनिवर्सली वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो ये साइंस के लॉ की बात है। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है साइंस होने की कि सिस्टमेटिक स्टडी होती है साइंस की। उसके बाद से आपकी इनके जो लॉ होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है, कि जो आपके लॉ होते हैं वो रियल जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं तो वो वैलिड हो जाएंगे। और अगर कोई प्रिडिक्शन होती है जो किसी लॉ के बेस पे है और अगर वो ट्रू निकल आती है तो फिर भी वो आपका वैलिड कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकली आपका, कि वो यूनिवर्सल लॉ है। यानी कि वो हर कंट्री में हर कंडीशन में विद और विदाउट एनी अजम्पशन सबके पे एप्लीकेबल होते हैं। यानी वो यूनिवर्सली आपके उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो ये आपकी साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स निकली हैं। उसके बाद आपका कि अगर इकोनॉमिक्स को हम साइंस में देखें तो क्या इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें फिट बैठती हैं जो हमने ये तीनों चीजें देखी हैं। साइंस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी कि आपका सिस्टमेटिक स्टडी होती है, लॉज की वैलिडिटी है और आपका यूनिवर्सल आपके लॉ है, यूनिवर्सल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो साइंस इन द सेंस की इसकी भी जो नॉलेज होती है सिस्टमेटिक नॉलेज होती है जो डिराइव होती है आपकी जो साइंटिफिक स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। इन इसके ऊपर भी तो साइंटिफिक जो मेथड के ऊपर ये चीजें सारी बेस होती है। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स भी को भी हम साइंस ले सकते हैं उस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टमेटिक नॉलेज डिराइव करते हैं साइंटिफिक स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, जो कि आपके साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद से सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि एज अ साइंस इट गिव्स यूज ऑफ मल्टीपल थ्योरीज हम देते हैं, मॉडल देते हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किस
तरीके से फंक्शन करेगी, तो कि ये भी हम देते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को भी हम साइंस में डाल सकते हैं। उसके बाद से इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी कि जो साइंस के पीछे आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, हमारे इकोनॉमिक्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है कि सिस्टमेटिक स्टडी यानी कि इकोनॉमिक्स जो है आपका ओनली ऐसा सब्जेक्ट है जो सिस्टमेटिक स्टडी करता है, जैसे कि वेल्थ के बारे में करता है, ये रिलेशनशिप बहुत सारे जैसे इंटरडिपेंडेंट जो भी एक्टिविटीज होती हैं आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, वो सारी चीजें उनके बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो स्टडी करता है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। उसके बाद से साइंटिफिक लॉ, तो जो इकोनॉमिक्स के जो लॉ है वो भी साइंटिफिक लॉ है, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सभी लॉ आपके साइंटिफिक लॉ है, क्योंकि ये जो आपका कॉज एंड इफेक्ट जो के रिलेशनशिप के ऊपर आपके इस्टेब्लिश होते हैं, तो ये इन्होंने कह दिया। उसके बाद से थर्ड इन्होंने कहा कि हमारे जो लॉ है इसकी भी वैलिडिटी है, तो मतलब हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ बनते हैं वो भी वैलिड होते हैं, जैसे कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जो कि आप प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन भी आपको दिया हुआ है सिलेबस में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आप कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास में करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी वैलिड है और आपकी रियल इवेंट के ऊपर पे बेस्ड है, क्योंकि वो आपके कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर के रियल बिहेवियर के ऊपर आपकी बताई जाती हैं, रियल बिहेवियर के ऊपर आपकी जो डिपेंड करती है। उसके बाद से आपका जो लो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो ये जो सारी चीजें हैं आपके वैलिड हैं, क्योंकि इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक फिनोमेना, कि हम इन चीजों को फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्शन इनमें कर सकते हैं। उसके बाद से यूनिवर्सल लॉ, कि जैसे हमने देखा था कि जो साइंस है आपकी, वो आपका प्योर आपका साइंस का जो लॉ है वो यूनिवर्सल नेचर के थे, तो हमारा भी जो लॉ है ये भी यूनिवर्सल नेचर के है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसको भी हम साइंस में डाल सकते हैं। उसके बाद से आपका नेक्स्ट स्लाइड में है कि अब ये पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है, मतलब कि इन्होंने ये कह दिया कि हम ये वाली चीज मान लेंगे कि इकोनॉमिक्स आपका साइंस है, तो अब पॉजिटिव है कि आपका नेगेटिव नॉर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव साइंस क्या होता है? पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब करता है कि कोई भी चीज के बारे में कि व्हाट इट इज, कि जो चीज है ना वो क्या है, एग्जैक्टली वो क्या है। तो ये नहीं बताता कि इट्स लाइक कि पॉजिटिव साइंस के इस चीज के बारे में आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि ये चीज सही है सोसाइटी के लिए, ये सही नहीं है, बस ये बताएगा कि ये है एट प्रेजेंट, ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है। तो सबसे पहले आपके जो इकोनॉमिक्स को अगर पॉजिटिव साइंस लेते हैं तो उसके क्या नाम है आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कि पॉजिटिव साइंस वो साइंस होती है जो आपकी एग्जैक्ट और रियल जो स्टेट होती है ना किसी ऑफ अ सब्जेक्ट की उसको स्टडी करती है कि ये है जी एक्चुअल सिनेरियो, ये है जी आपकी रियल सिचुएशन। तो उसके बारे में आपकी स्टडी को शो करती है आपकी पॉजिटिव साइंस। जैसे इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस करी जाती हैं, व्हाट द फैक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट आर, कि एग्जैक्टली क्या फैक्ट है सब्जेक्ट के, व्हाट द फैक्ट्स वर, क्या थे पास्ट में, और व्हाट वुड बी, क्या आपके आने वाले टाइम में होंगे, मतलब क्या होना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करती, क्या सही है क्या गलत उस पर नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि ये चीजें थी पहले, ये चीजें आज हैं और ये आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो जाएंगी। तो ये आपको कोई किसी तरीके का पॉजिटिव साइंस सजेशन नहीं देती है रिगार्डिंग द फैक्ट की चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। ये आपका स्टडी, इट्स स्टडी डजंट शो व्हाट द एक्ट शुड बी, इट्स लाइक कि वही बात जो मैंने अभी पीछे बताई है कि नहीं बताती है कि क्या होना चाहिए, उस पर काम नहीं करती है पॉजिटिव साइंस। ये बताती है कि जी ये प्रेजेंट सिनेरियो है हमारा, ये पास्ट में था और ये हम फ्यूचर में होंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे वर्कर्स का वेज रेट पर डे आपका 500 रुपए है, ये है आपका सिनेरियो। तो आपका इट्स लाइक ये रियल सिनेरियो, इसमें हमको ये तो नहीं कह रहे जी इतना होना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो इट्स लाइक ये रियल सिचुएशन है जी, ये है हमारा यहाँ का सिनेरियो। तो ये आपका पॉजिटिव साइंस में आ जाएगा। जैसे करंट एम्प्लॉयमेंट सपोज करें आपका यहाँ एट प्रेजेंट आपका 20% है, तो इट्स लाइक कि जी ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। तो ये जो
सारी चीजें हैं ये आपका पॉजिटिव साइंस बताता है। उसके बाद से आपका नॉर्मेटिव साइंस आ जाएगा। अब नॉर्मेटिव जो साइंस है वो क्या बताता है कि व्हाट इट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। ये नहीं बताता कि क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, क्या पीछे था, क्या था। ये सिर्फ इस चीज के बारे में बताता है कि क्या चीजें होनी चाहिए। इट्स लाइक कि ये आपको एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कराता है गुड और बैड के बारे में, कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, ये आपका होना चाहिए। तो अगर मतलब कि ये क्यों, अब इट्स लाइक कि इस चीज का क्या फायदा है नॉर्मेटिव साइंस का। तो ये हमारी जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको, इसका जो ह्यूमन वेलफेयर है इसको प्रमोट करता है। बेसिकली वेलफेयर के पर्पज से है कि अब जैसे आपको ये पता चल जाए कि ये चीजें गुड हैं जी, ये बैड है, ये नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। जो आपके जो इकोनॉमी में ह्यूमन के वेलफेयर को कम करें वो नहीं होनी चाहिए, उनको हटा देंगे। जो वेलफेयर को प्रमोट करती हैं वो गुड है जी सोसाइटी के लिए। तो इट्स लाइक कि ये वाली चीजों के बारे में। तो अब इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस भी है। जैसे कि नॉर्मेटिव साइंस कैसे आपका, कि अ नॉर्मेटिव साइंस इज दैट साइंस जो स्टडी करती है कि व्हाट ought to be, कि क्या होना चाहिए। अब जैसे कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नॉर्म्स और एम्स। नॉर्म्स डिसाइड करती हैं, सजेस्ट आपको सजेस्ट करती हैं, सजेशन देती हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद से और क्या क्या इसमें चीजें आ सकती हैं। आपका एज अ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स आपको ऑफर करती है बहुत तरीके के सजेशन। ये आपकी फैक्ट के बारे में डील नहीं करती है कि जी ये सिचुएशन है, ये वाला तो पॉजिटिव साइंस ने कर दिया। अब ये सिर्फ ये बताती है कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे अब इसमें द वेज रेट पर वर्कर शुड बी 800 रुपीज होना चाहिए, होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि ये चीजें इकोनॉमी में होनी चाहिए। दैट्स मीन कि आपका जो वर्कर्स है उनका वेलफेयर इंक्रीज हो जाए, सोसाइटी का हो ऑल ओवर आपका वेलफेयर इंक्रीज हो जाए। तो ये वाली जो चीजें हैं आपकी इस तरीके से जो बताती है, तो आपकी वो नॉर्मेटिव साइंस है। तो अब इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि इकोनॉमिक्स आपका पॉजिटिव साइंस भी है और आपका नॉर्मेटिव साइंस भी है। उसके बाद से आपका आर्ट में, तो दो चीजें थी, साइंस है या आर्ट। साइंस है तो साइंस के अंदर पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, उसके बाद से आर्ट है। तो अब आर्ट के अंदर क्या आता है, फिर आर्ट में जो जो चीजें आती है क्या इकोनॉमिक्स में वो चीजें आती हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारों ने इसमें भी फर्दर अपने स्टडी करी और रिसर्च करी, तो उन्होंने कह दिया कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्ट जो होता है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल की। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज की जो आप यूज करते हैं पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए हम इकोनॉमिक्स में भी यही करते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपनी नॉलेज का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स लाइवली सब्जेक्ट है ना, आजकल डे टू डे लाइफ हम आप जहाँ भी देख रहे हैं हर जगह इकोनॉमिक्स है। तो इट्स लाइक कि वो वाली चीजों के सेंस में देयर आर सेवरल ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराती है सोल्यूशन ऑफ, कि किस तरीके का सोल्यूशन रहेगा आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि प्रैक्टिकल सेंस में भी हम देखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल लाइवली है। तो उस तरीके से कि इसको हम आर्ट में भी डाल देंगे एज एन आर्ट। ये आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स का यूज करेंगे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द थियरीज एंड मॉडल। कि आपको थियरीज एंड मॉडल दिए होते हैं जो कि आपके रियल लाइफ में भी चलते हैं। जैसे हम बाद में कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी आपके बिल्कुल रियल लाइफ से लगती हैं। आप प्रोड्यूसर बिहेवियर करेंगे, वो बिल्कुल जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर जिनके प्रोडक्शन सेटअप जिन्होंने लगा रखे वो उनके ऊपर बिल्कुल मेल खाएंगी। तो इट्स लाइक कि वो सारी जो थियरीज और मॉडल है वो सारे आपके रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आर्ट में भी आ जाएगा। उसके बाद से आपका इन्होंने अब दोनों चीजों में ही मान लिया, आप इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट बिकॉज ये स्टडी इट स्टडी प्रोवाइड अस विद द नॉलेज ऑफ दोज रूल्स एंड पॉलिसीज बाय विच वी कैन अचीव द टारगेट। हम अपने जो टारगेट है इकोनॉमी के अंदर, हम आपने फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, प्राइस आपने डिटरमाइन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, ये सारे जो टारगेट हम अपने 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 टारगेट्स को अचीव करने के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि इकोनॉमिस्ट ने कि इकोनॉमिक साइंस भी है, साइंस के अंदर आपका पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी, और उसके बाद से फर्दर आपका आर्ट भी है। उसके बाद ये आपने सारा इसका नेचर देख लिया। अब इसका स्कोप क्या है।
स्कोप यानी कि क्या इसका फ्यूचर है सब्जेक्ट का, इसकी क्या इफेक्टिवनेस है। तो इट्स लाइक कि स्कोप में वही आ जाएगा, इसका कितना स्कोप है, कितने इसमें चांसेस हैं, किसमें इतने इफेक्टिवनेस रहती है। तो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप में जब आप देखेंगे तो आप जाएंगे डेफिनेशन वाइज की। डेफिनेशन आपने इकोनॉमिक्स की जब सबसे पहली हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो आपका एग्जामिन करती है कि किस तरीके से जो पीपल्स हैं अपने चूज करेंगे टू यूज लिमिटेड अपने रिसोर्सेज के थ्रू वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कराएंगे। वही है सेम, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद से इसका स्कोप क्या क्या है, ये फर्दर कहाँ कहाँ आपका चलता है। आपका फर्दर माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को चेक करता है। इंडिविजुअल आप कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल लेवल पे आपको आपके हर तरीके के सेटिस्फैक्शन आपके वेलफेयर को देखेगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एग्रीगेट इकोनॉमी है जो ओवरऑल इकोनॉमी है, सारी इकोनॉमी का देखता है, सारी इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे होगा। जैसे आपका बजट है, एग्रीगेट आपका सप्लाई है, तो सारी जो चीज़ें हैं एग्रीगेशन लेवल पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। उसके बाद से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल यानी कि हम अपने देश के अपना हम हमारा जो इंडिया देश हम दूसरे देशों के साथ अपना ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अब हमारे ही देश के अंदर हम बहुत सारी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी पीछे हमने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए, तो फर्दर एज द टाइम ऑफ नीड कि हमें किस तरीके की थियरीज की नीड है, किस तरीके का हमारा सिनेरियो बन रहा है, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। उसके बाद से एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स की, हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपने एनवायरमेंट को इतना डिग्रेड नहीं कर सकते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं उनके लिए बिल्कुल भी एनवायरनमेंट रहने लायक ना बने। तो हमने एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा डिग्रेड नहीं करना होता, तो हम एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। उसके बाद से अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स, जो भी आपके रीजनल जो डिस्पैरिटी है कि अर्बन और रूरल का जो सिनेरियो है, किस तरीके का अर्बन लाइवलीहुड होता है, रूरल लाइवलीहुड, तो वो आपका अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये आपके स्कोप हो गए हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसके पॉइंटर्स यानी इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जाएं तो ये आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है आपका क्या स्टडी करता है, ये आपका स्टडी करता है कोई भी इंडिविजुअल यूनिट है उसका इकोनॉमिक बिहेवियर देखता है। उसके बाद से कोई आपको एक मे बी ए पर्सन हो सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म हो सकती है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स जो होता है, इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रादर देन ऑल द यूनिट कंबाइन टुगेदर, की वन पर्टिकुलर सारों को कंबाइन करके नहीं देखेगा, सिर्फ आपका देखेगा, मेरा देखेगा और किसी थर्ड पर्सन का देखेगा, इस तरीके से। या हम एज एक फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारी एक उसी फॉर्म का देखेगा, बाकी फॉर्मों का इस तरीके से। तो वो आपका बिना कंबाइन करे एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करता है। उसके बाद से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज की प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी भी इसका एक दूसरा नाम है, ये भी नाम इसका ले सकते हैं। जैसे कि द थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, द फार्म एंड द इंडस्ट्री, सबकी अलग अलग वो स्टडी करता है। तो जैसे इसमें प्रोडक्शन वेलफेयर थ्योरीज, वो सारी जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वैरायटी में आती है, तो ये सारी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। उसके बाद से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका एक पर्टिकुलर यूनिट का बिहेवियर नहीं चेक करता, बल्कि सारी की सारी यूनिट्स को मिला के अब मुझे, आपको, बाकी थर्ड पर्सन जितने भी लोग इकोनॉमी में जितने भी प्रेजेंट है, सारे लोगों को मिला के सबका वेलफेयर देखेगा, सबकी डिमांड कैसी है, सबकी सप्लाई कैसी है, तो सारे लोगों को जो चेक करेगा आपका, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी इन क्यूमुलेटिव, कि सब इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कह लेते हैं, क्योंकि वो सबका एग्रीगेशन करता है ना, एग्रीगेशन ऑफ द होल चेक करता है। उसके बाद से आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है आपका हमारा जो भी वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इसलिए कि हम अपना ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो जो रोल ऑफ इंटरनेशनल आपकी इकोनॉमीज है, तो उनका फर्क पड़ रहा है एक दूसरे से, ट्रेड आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, तो उसमें आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाएगा। उसके बाद से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इज लाइक ही ऑब्वियसली बात है, हमारे को भी डेवलपमेंट, हमारे को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे को डेवलपमेंट और ग्रोथ की थ्योरीज की नीड होगी एज द जो भी हमारे टाइम की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं, बल्कि वो भी देखते हैं कि पीछे से लेके जितनी भी थ्योरीज अभी तक आई हैं वो पहले वाले इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, उसके बाद से क्या कहा। जैसे आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी चेक करने की बहुत अलग अलग थ्योरीज आई हैं, मॉडल आई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देखते हैं। उसके बाद से एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स आपका आ जाएगा, जो आपका इट्स लाइक कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में आपके नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमें उनको भी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ ये भी आजकल के टाइम में हमारे लिए एक चैलेंज बन रहा है कि हम एनवायरनमेंट को भी लाइक संभाल के उस तरीके से हम एनवायरनमेंट की साइड भी इक्वली देखें। यानी कि जो कल हमने आपकी हरियाणा इकोनॉमी की सेकंड क्लास जो कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा, उसमें भी हमने यही देखा था कि हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरीके से हम ग्रोथ के साथ साथ अपना एनवायरनमेंट को भी बैलेंस रखें। एनवायरनमेंट के हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेन हो रहे हैं, जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, उन चीज़ों को कैसे संभालें। तो ये सारी चीज़ें आप एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में देखते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका इसमें अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी, जो कि आपका रीजनल लेवल पे अर्बन रूरल डिवाइड है, उन सारी चीज़ों को देखता है। या फिर कोई भी लोकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, अर्बन लोकेशन है, रूरल लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स में देखते हैं। उसके बाद में है आपका, तो आपका अब आप नेचर एंड स्कोप हो गया है कंप्लीट। अगर इसको में आपको आज हम जो किया है और पीछे की जब जो 2 क्लासेस में हमने किया था, आपको कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत कुछ भी आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।